नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, अपना सपना पीएम सीएम, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब जबकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ज्वार थम गया है और 75 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की प्रक्रिया तेज हो गई है और भारत के अगले राष्ट्रपति को लेकर सत्ता गलियारों में फुसफुसाहट भी होने लगी है। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव 20 जुलाई में होंगे, लेकिन अटकलों का दौर अभी से शुरू हो गया है। 4 राज्य विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ ही उसका उम्मीदवार चुने जाने के बारे में अब कोई अनिश्चितता नहीं है। फिर भी वोटों के मामले में बीजेपी और एनडीए को अभी भी 50% से ज्यादा पॉपुलर वोट पाने के लिए थोड़ी बाहरी समर्थन लेना ही होगा। खैर, इन सबके बीच राष्ट्रपति पद के लिए जो सबसे ज्यादा नाम सुर्खियों में रहा है वो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती का। दरअसल यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा चीफ अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति चुनाव का जिक्र करते हुए बीएसपी चीफ मायावती और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी में चुनाव में बीएसपी ने बीजेपी को वोट देने का काम किया, जिसके बाद अब इंतजार है कि बीजेपी मायावती को राष्ट्रपति बनाती है या नहीं। लेकिन सपा चीफ अखिलेश यादव की इन सभी बातों को सिरे से खारिज करते हुए आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पलटवार किया है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कांशीराम को राष्ट्रपति बनने का ऑफर दिया था। ये उस समय की बात है जब यूपी में बसपा बीजेपी की मिलीजुली सरकार चल रही थी। उस समय दोनों दलों में अच्छे संबंध थे। वाजपेयी के प्रस्ताव को कांशीराम ने इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि वो जानते थे कि असली पावर राष्ट्रपति में नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के पद में है। वो जानते थे कि राष्ट्रपति बनाकर उन्हें चुपचाप बैठा दिया जाएगा, इसीलिए वो तैयार नहीं थे। तब कांशीराम ने वाजपेयी से कहा था कि वो राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो अपने समाज के लिए इतने बड़े ऑफर को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन आज मायावती ने भी ठीक उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए कांशीराम के उस दौर को याद दिला दिया। अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में मायावती उम्मीदवार हो सकती हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बुधवार को लगभग ऐसा ही बयान दिया। अब मायावती ने उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी मायावती को राष्ट्रपति बनाती है या नहीं। मायावती ने आज अपना रुख स्पष्ट करते हुए क्या कहा, सुनिए। मैं अपनी जिंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। ये भी मैं इनको बताना चाहती हूँ। मायावती ने अपने इस बयान के साथ अटकलों पर विराम जरूर लगाने की कोशिश की है, लेकिन मायावती के इस बयान के बाद बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र और बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह सीएम योगी से मुलाकात करने पहुंचे। हालांकि कहा यह जा रहा है कि स्मारकों और पार्कों की सफाई के लिए सीएम योगी को पत्र लिखा गया है। अब औपचारिक रूप से लिखे गए इस पत्र के पीछे होने वाली मुलाकात के आखिर मायने क्या है, ये तो फिलहाल भविष्य के गर्त में ही छुपा है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर क्यों मायावती अखिलेश पर सवाल उठा रही हैं, जबकि खुद उन्होंने विधानसभा चुनाव से दूरी बनाकर कई तरह की आशंकाओं को पहले ही जन्म दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एफएम न्यूज। तो अब आइए एक बार फिर से देखते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा था, जिसके पलटवार में मायावती ने जवाब दिया है। देखिए बुआ बबुआ की तकरार। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। मैं अपनी जिंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। ये भी मैं इनको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐश व आराम के लिए नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी के बताए हुए रास्तों पर चलकर वह कदम कदम पर कड़ा संघर्ष करके इनके अनुयायियों को
व खासकर दबे कुचले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है, ये भी इनको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा ये बात भी सर्वविदित है कि ये कार्य दबे कुचले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने का ये कार्य मैं देश का राष्ट्रपति बनकर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का सीएम व देश का पीएम बनकर ही कर सकती हूँ। ये बहुजन समाज पार्टी ने तो अब आइए देखते हैं कि कैसे चुने जाते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल करता है और 31 राज्य विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों के जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में चुने जाने की ये प्रक्रिया पूरी हम आपको बता रहे हैं। 4120 विधायक और दोनों सदनों के 776 निर्वाचित सांसद इसमें शामिल होते हैं। और इसके अलावा देखिए 776 सांसदों में से प्रत्येक के पास 708 वोट होंगे। कुल मिलाकर 5,49,408 वोट होंगे। इसके बाद 4120 विधायकों के 5,49,495 वोट होंगे। तो इस तरह से चुने जाते हैं हमारे राष्ट्रपति। विधायकों के वोटों की गिनती उनके राज्यों की जनसंख्या के हिसाब से होगी। ये पूरी प्रक्रिया होती है जो हम आपको एक एक कर बता रहे हैं, लेकिन एक सांसद का एक ही वोट होगा। ये तमाम बड़ी बातें हैं जो समझने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में एक विधायक के पास 208 वोट होंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि जनसंख्या के आधार पर विधायकों को वोट मिलते हैं। महाराष्ट्र के विधायक के पास 178 वोट होंगे। चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इसके लिए एक निर्वाचक मंडल होता है जो कि इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया को कराता है। अब जुलाई माह में, बीच जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले जो राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं वो है मायावती के नाम की। उससे पहले आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार के नाम की चर्चा चल रही थी, लेकिन मायावती के नाम की चर्चा इसलिए भी खास तौर पर चल रही है क्योंकि मायावती ने खुद को विधानसभा चुनाव से दूर कर लिया था। चर्चा में कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे हम आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी नेता संदीप दुबे जी, बीएसपी नेता आशीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सपा नेता राघवेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का इस चर्चा में। क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं रुक करती हूँ राघवेंद्र दुबे जी का। राघवेंद्र दुबे जी, अखिलेश यादव जिस तरह से बार बार वार कर रहे थे कि मायावती ने खुद को चुनाव से इसीलिए दूर किया और पूरा अपना वोट बैंक बीजेपी को दे दिया। अब देखिए मायावती तो कुछ और बात कर रही है कि अखिलेश यादव विदेश भागना चाहते हैं, मुस्लिमों के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, मुस्लिमों से दूरी बनाकर रखी और खुद विदेश भागने की तैयारी में है। इस पर आपका जवाब क्या होगा? जिससे आपको भी पता होगा कि बसपा का जो वोट बैंक का जो इंटैक्ट वोट बैंक है उनका 21-22% उनको लगातार मिलता रहा, लेकिन इस चुनाव में आकर के वो नीचे एकदम धड़ाम से आ गए। उन्होंने कोई कोशिश नहीं की और कोशिश क्या की, एक तरीके से बीजेपी की बी टीम के रूप में उन्होंने काम भी किया। सपा ने जिन जगहों पर वोट प्रत्याशी उतारे, उसके बाद मायावती जी ने इंतजार किया, बाकायदा बीजेपी से पूछ करके 122 सीटों पर वही उम्मीदवार उतार दिए जिस जाति के उम्मीदवारों को हमने टिकट दे दिया था। तो ये सारी चीजें रही। चुनाव में आपने देखा हो कहीं उन्होंने चुनाव प्रचार ज्यादा किया नहीं, बिल्कुल कहीं आपको वोट मांगती नजर नहीं आई और ऐसे लगा कि जैसे बसपा चुनाव लड़ ही नहीं रही है। और उसका परिणाम ये हुआ था वो किसी भी तरीके से एक व्यक्ति को उनका एक एमएलए जीत गया, बकाया सारे सब हार गए। तो निश्चित रूप से बीजेपी से जो भी उनकी साठगांठ रही हो, क्या उनका सौदा हुआ ये तो बीजेपी के लोग ही बता सकते हैं। आप कैसे कह सकते हैं राघवेंद्र जी, कैसे सपा इस बात को कह सकती है कि उनका बीजेपी से सौदा हुआ है? मायावती तो कुछ और कह रही है, वो तो पीएम सीएम बनने का सपना देख रही है, वो तो कह रही है कि हम राष्ट्रपति बनना ही नहीं चाहते। मैंने आपको बताया ना कि 122 सीटों पर हमारी लिस्ट जारी होने के बाद स्वयं वही उसी जाति के उम्मीदवार तुरंत उतार दिए उन्होंने। उसके बाद ही
बिल्कुल उनका केवल एक ही एजेंडा था कि किसी तरीके से समाजवादी पार्टी सत्ता में ना आए और बीजेपी से उनका निश्चित साठ वो तो दिख रही थी कि ऐसा नहीं है जो पहले मुख्यमंत्री रही हो कई बार प्रदेश से और वो एकदम सरेंडर हो गई और कहीं वोट नहीं मांग रही है, उनका कहीं कोई अता पता नहीं, उनके कैडर का कोई पता आता नहीं रहा कि क्या वो कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि उन्होंने किस तरीके से, और जहाँ तक बीजेपी की बात है, अगर वो राष्ट्रपति उनका आशीष चंद्र जी, आप राघवेंद्र दुबे जी को सुन रहे हैं। उनका कहना है कि उनके कैडर का कुछ पता नहीं, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, और आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार लगाए जा रहे हैं। किस तरह से खारिज करेंगे आप इन आरोपों को, या फिर आप समर्थन में वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है? ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के, इनसे कुछ हल नहीं होना है और ना ही कोई इनका माने है। इनका कहने का मतलब है कि बहन जी ने जो भी किया वो जो है क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी का विरोध में सब किया, लेकिन सत्य क्या है ये सब लोग देख रहे हैं। इसको इस चीज को सबने देखा कि अखिलेश यादव सिर्फ मुस्लिम करते रहे और यादव करते रहे और आखिरी में उनको क्या हुआ, कुछ नहीं मिला उनको। और बहन जी को क्या है कि बहन जी ये सिर्फ मुस्लिम करते रहते, लेकिन टिकट की बात अगर करी जाए, टिकट के बंटवारे की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा टिकट जो है वो मुस्लिम समाज को बहन जी ने दिया। बहन जी ने सबसे ज्यादा टिकट जो है मुस्लिम समाज को बांटे। और उसके ये एक कहते हैं कि जो दिमाग में बैठाल दिया सब लोगों ने कि क्या कहते हैं कि बहन जी मुस्लिम के फेवर में नहीं रहती हैं और मुस्लिम समाज का बिल्कुल फेवर नहीं करती हैं। चंद्र जी, आरोप ये लग रहे हैं कि मायावती ने आखिर इस बार विधानसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ा। सतीश चंद्र मिश्रा ने भी चुनाव नहीं लड़ा। सबसे बड़ी बात, मायावती ने चुनाव नहीं लड़ा और उतना दमखम नहीं दिखाया जिस तरह वो दिखाया करती थी। दावे तो उनकी तरफ से किए जा रहे थे कि अब इस बार 2007 वाली जीत वो फिर से जीत कर दिखाएंगी, लेकिन इस बार होता कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। ऐसे ही कहावत यहाँ पर दिखाई दी कि हाथी के दांत खाने की कुछ और, दिखाने की कुछ और। नहीं, आरोप तो लगे ये सब हमारी पार्टी के ऊपर की जो है बहन जी ने कुछ किया नहीं किया, सभाएं करी। यहाँ ये जरूर है कि थोड़ी देर से सभाएं हुई। पहले उन्होंने जो है पार्टी के जितने कार्यकर्ता था उनको आगे किया। हमारे यहाँ माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी सतीश चंद्र मिश्रा जी को आगे किया गया। उन्होंने 105 सभाएं करी 30 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक। और 2 जनवरी के बाद से जब बहन जी निकलना चालू उन्होंने किया, तो उस टाइम पे जनता का रुख जो था वो थोड़ा सा चेंज हो चुका था और जो वोटर था वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। ये बात सही है, लेकिन है क्या कि जैसे पार्टी का वोट जो होता है, जैसे कहा कि पार्टी का वोट नहीं मिला, अगर पार्टी को वोट नहीं मिला और कैडर ने वोट नहीं दिया पार्टी को, तो पूरे यूपी में पूरे यूपी में 1.25 करोड़ वोट कैसे मिल गया बहन जी को? अगर वोट नहीं मिला तो ये 1.25 करोड़ वोट कहाँ से आ गया? ये तो पार्टी का वोट आया, पार्टी का वोट कम हुआ ये माना जा सकता है, लेकिन पार्टी को वोट नहीं दिया उनके वर्ग ने, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि 12.5% 13% वोट अगर बहन जी को मिला है इधर उधर तो हमारे आशीष चंद्र जी, बीएसपी चौथे स्थान पर आ गई। आप ये भी तो देखिए, जो समाजवादी पार्टी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि चौथे स्थान पे सीटों के मामले में आ गई, लेकिन अगर वोट परसेंटेज देखेंगे तो आज भी तीसरे ही नंबर पे है, वो चौथे नंबर पे नहीं है। कांग्रेस से ज्यादा ही वोट मिला है, कांग्रेस से कम वोट नहीं पाई है। लेकिन एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह, एकमात्र विधायक, क्या ये आपने उम्मीद की थी? उम्मीद तो किसी ने कुछ नहीं करी थी। देखिए, जनता है, जनता जनार्दन होती है, जहां जैसे चाहे वैसे पलट सकती है। ठीक है, अब वोटों की बात हो रही है। संदीप दुबे जी, वोटों की बात हो रही है कि इधर उधर हो गया, और यही इधर उधर हुआ वोट कहीं बीजेपी को तो नहीं मिल गया है। और सबसे बड़ी बात, आज हमने एक बड़ा घटनाक्रम कहे या फिर औपचारिक तौर पर, तो क्योंकि कुछ और कहा गया था कि पार्कों और स्मारकों की सफाई करने के लिए पहले लेटर लिखा गया था सतीश चंद्र मिश्रा की ओर से, लेकिन एक पार्क और स्मारकों की सफाई कराने के लिए मुलाकात करना सतीश चंद्र मिश्रा का और उमाशंकर सिंह का क्या माना जाए आखिर से, क्योंकि अटकलें बहुत ज्यादा तेज होती जा रही हैं। देखिए, सभी राजनीतिक पार्टी अपने विचारों पे काम करती हैं और समाजवादी पार्टी के जो विचार हैं, उनके लोग जो उस विचारों को जीते हैं उनको मुबारक है। बसपा के लोग अपने अपने विचारों से जीते हैं। सही मायनों में देश को समझने में राजनीतिक पार्टियां भूल कर रही हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं। आज देश त्रासवाद के ऊपर इकट्ठा हुआ है। आज देश में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सभी लोग सर्वसम्मति से ईमानदार सरकार चुनना चाहते हैं कि भाई भतीजावाद परिवारवाद से दूर एक ऐसी सरकार बनी जो राष्ट्र को समर्पित हो और उसमें
हमें लगता है राहुल भाई भी आगे बढ़ के काम कर सकते, कोई भी व्यक्ति नए विचार के साथ काम कर सकता, लेकिन ये पार्टियां अपने विचार बदलने को तैयार नहीं। आज भी वही जातियों की गणित पे टिकी हुई है, मुसलमानों की गणित पे टिकी हुई है। हिंदू मुस्लिम बात करके इनको लगता है कि इससे ही इनको वोट दिया है, क्योंकि जब से ये राजनीतिक दल बने हैं तब से देखिए कम से कम 300 पीढ़ियां नई आई और नए विचारों के साथ आई। पूरा टेक्नोलॉजी मॉडर्न हो गया, अब 1G से 5G पे आ गया, लेकिन वो ये 1G पे ही है, जैसी बनी थी वैसे ही है, इनमें कोई बदलाव नहीं है। एक बात बताइए संदीप जी, एक बात बताइए, मायावती कभी खुले तौर पर बीजेपी का विरोध करते हुए नजर नहीं आई है कभी भी, और इस बार विधानसभा चुनाव में जैसा दमखम दिखाने का वादा कर रही थी मायावती, बात कही जा रही थी, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया, ऐसा क्यों? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। ये चर्चाएं इसलिए भी हो सकती है, मैं आपको बताती हूँ संदीप जी, ये चर्चाएं इसलिए भी होती हैं, आपको वो वक्त याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कांशीराम को ऑफर दिया था। मेरी बात सुन लीजिए संदीप जी आप अपने आगे मेरी बात सुन लीजिए। ये चर्चाएं इसलिए भी हो सकती हैं क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कांशीराम को ऑफर दिया था राष्ट्रपति बनने का, हालांकि कांशीराम ने भी ऑफर को ठुकरा दिया था, क्योंकि पीएम की पावर को सबसे ज्यादा देश की पावर माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, और सबको सपना देखने का अधिकार है और सबको सोचने का अधिकार है, लेकिन मायावती जी ने तो सहर्ष अस्वीकार कर दिया। तो हर राजनीतिक दल के नेता को अधिकार है, क्यों नहीं? हमारे मित्र बैठे हैं राघवेंद्र जी, तो चाहेंगे मुलायम सिंह यादव जी भी राष्ट्रपति बने, तो लेकिन अगर बहुमत नहीं है और सत्ता पक्ष या जो विपक्ष के लोग मिलके चुनते हैं, तो सबके सम्मति से अगर नहीं चयन संभव है तो वो तो समझदार नेता है। उन्होंने अपने आप को अगर कहा कि मैं नहीं हो सकती तो उन्होंने कोई बुरा नहीं कहा, उनको तो सैल्यूट करना चाहिए। लेकिन राजनीति में सबका सम्मान होना चाहिए, सभी विचारों का सम्मान होना चाहिए, और भारत ऐसा लोकतांत्रिक देश है कि यहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल, भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है, ये तो आप सभी की जुबान पर रहता है, रटा रटाया जवाब, लेकिन राजनीति है और राजनीति में कब कौन कहां चला जाए, क्योंकि जब मीडिया से मुखातिब होते हैं ये बड़े नेता तब उनकी जुबान पर कुछ और होता है, लेकिन कुछ ही देर बाद घटनाक्रम कुछ और देख पाते हैं हम। अब किसी ने भी नहीं सोचा था 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी क्या फैसला लेने वाले हैं। रामनाथ कोविंद का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं था, लेकिन अचानक से रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया जाता है, ये भी एक घटनाक्रम रहा बड़ा। अब क्या मायावती भी उसी राह पर है? क्या एक बार फिर से हम वही देखेंगे तस्वीर कि मायावती अभी तो सिरे से नकार रही है कि मैं पीएम सीएम बनना चाहती हूँ, दोबारा से या तो सीएम बनना चाहती हूँ या तो प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ, मैं राष्ट्रपति बनना ही नहीं चाहती। लेकिन ऐसा जरूरी भी तो नहीं है ना। देखिए, जरूरी होना न होना राजनीति के अपने स्वभाव पर निर्भर है, और मैंने पहले भी कहा वो उनकी अपनी खुद की पार्टी है, और पार्टी होने के नाते वो पार्टी की मुखिया है, और मुखिया होने के नाते उनके पार्टी के लोग तय करते हैं और उनमें अपना भविष्य देखते हैं। वो कल को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने की रेस में है और रही है पूर्व में। पिछले चुनाव में योगी जी को हराने के लिए बसपा और सपा का गठबंधन। अच्छा, आप बताइए, क्या पार्कों स्मारकों की सफाई के लिए आज तक कभी चुनाव से पहले पिछले कार्यकाल की हम बात कर ले, सतीश चंद्र मिश्रा कभी मुलाकात करने गए हैं योगी आदित्यनाथ से? देखिए, हम लोगों ने ऐसे भी जितने भी स्मारक हैं वो चाहे किसी भी दल के हों, तभी हम लोगों ने भेदभाव के साथ कार्य नहीं किया है, क्योंकि जो समाज के अग्रणी लोग रहे हैं पूर्व में और जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है, उनके लिए सोचना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी। हम लोग चाहे किसी भी दल में हो, और हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर अपने समाज के लिए, अपने जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए सोचने की आवश्यकता है, और ये चाहे किसी भी दल के रहे हो, वो चाहे समाजवादी रहे हो या कांग्रेस वाले रहे हो। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी महापुरुष के साथ भेद नहीं किया, विभेद नहीं किया, और हम तो स्वीकार करते हैं कि ये जो भी लोग हैं जहां भी है जिस तरह से है, उसको भारत को आशीर्वाद दे कि भारत और तरक्की करे, देश और आगे जाए। लेकिन एक तय है कि हम लोग मिलकर नई पीढ़ी है। ठीक है, अब राघवेंद्र दुबे जी से एक सवाल। राघवेंद्र दुबे जी, आप मायावती पर सीधा प्रहार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मायावती पूरी तरीके से समर्थन कर रही है बीजेपी का, उन्होंने इसीलिए ये राह चुनी, उन्होंने इसीलिए चुनाव नहीं लड़ा शायद कि जो उनका वोट बैंक है बड़ा वो बीजेपी के पाले में खिसक के चला जाए। अब आप अपने नेता के लिए क्या कहेंगे? नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव के लिए, जो 3 साल पहले ही संसद में कहते हुए नजर आए थे कि वो चाहते हैं कि मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री बने।
राघवेंद्र जी। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जब वो घटनाक्रम हुआ, सारे लोग बोल रहे थे, अच्छी बात बोल रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा था, बिल्कुल इसमें कोई मानने में हमें बुरेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। रही बात यहाँ मायावती जी की, मायावती जी मैं तो कह रहा हूँ कि बीजेपी को फर्ज अपना भी निभाना चाहिए, उन्होंने अपना निभाया, ये अपना निभाए, तो कम से कम उनको राष्ट्रपति अगर बनना चाहते तो बना, क्या दिक्कत है। और रही बात ये कह रहा कि हम भेदभाव से काम नहीं करते हैं। आप जलेश्वर मिश्र जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क बना लखनऊ में, अखिलेश जी ने जो बनवाया था उसकी क्या दुर्दशा करती, तो ये लोग सब उसी पे काम करते हैं। जहाँ मायावती ये भी कह रही है कि सपा लोगों को बहकाने का काम कर रही है, सपा बहकाए नहीं। सपा ने बहकाने का काम नहीं किया, ये तो मायावती जी ने किया था। जहाँ वो कह रहे थे कि हमें सांप्रदायिकता से लड़ना है और जाकर के अप्रत्यक्ष रूप से उनका सहयोग कर देना, बात तो वही है। और सबने देखा किस तरीके से उन्होंने, जैसे सपा की जब लिस्ट आओ थी उसी के बाद उन्होंने तुरंत ही उसी के आपके सारे, मतलब ये सहयोग नहीं हो सकता है, ये प्रयोग ही है। 122 लोगों को सहयोग वही टिकट दे दिया, उसी जाति के लोगों को दे दिया, जिससे ये लोग हार जाए और बीजेपी को बढ़त मिले और बीजेपी आगे। आशीष चंद्र जी, ठीक है, आशीष चंद्र जी, क्या मायावती भी कांशीराम की तरह इस बड़े ऑफर को पूरी तरीके से नकार चुकी है, ठुकरा चुकी है? वाकई में दलितों मुस्लिमों के लिए इतना ज्यादा सोच रही है, विचार कर रही है कि उनके उत्थान के लिए आगे चलकर कदम उठाएं और पीएम और सीएम बनने का जो उनका सपना है अपना, वो पूरा हो सके? बिल्कुल, क्योंकि देखिए बहन जी ने जो काम किए वो हमेशा से सबने देखा कि उन्होंने किसी एक जात को लेकर, जात विशेष को लेकर के, किसी वर्ग को लेकर के आगे काम नहीं किया। उन्होंने जब भी काम किया उन्होंने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय वाली नीति पे काम किया, उसी नीति पे वो आगे बढ़ती गई और काम करती चली गई। अब इसमें मुस्लिम लोगों ने जो, जैसे सपा का कहना है, यहाँ पर देखिए आशीष जी, यहाँ पर आपको थोड़ा सा टोकना चाहूंगी, क्योंकि कांशीराम का एकमात्र सपना था कि दलितों का उत्थान हो, जो पिछड़ा समाज है उनका उत्थान हो, लेकिन इसी उनके नारे को पूरी तरीके से बदल दिया मायावती ने, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी कि सभी का हित हो और सभी सुखी रहे। अब इस बात को आप साबित करिएगा कि मायावती उसी रास्ते पर नहीं चलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बदले बदले सुर उनके चुनाव के दौरान सही नजर आए। स्टेज पर देखिए आप किस तरह से हाथ में कभी गदा थामे हुए नजर आई, जो परहेज करते थे कांशीराम, जो उनके गुरु थे, वो परहेज करते थे इस सबसे, लेकिन मायावती अलग ही पद चिन्हों पर चलती हुई नजर आई। और ये साफ तौर पर हम जानते हैं सभी कि बीजेपी की अपनी रणनीति रही, हमेशा से बीजेपी के बनाए हुए रास्ते रहे हैं। नहीं, रास्ते बनाए हुए किसी के रहे हैं वो माना जा सकता है, लेकिन है क्या कि जब आप पूरे, जितना मतलब आपके साथ समाज है, जब सारे समाज में आप बराबर से काम करेंगे और सबके लिए करेंगे, तभी आप राजनीति कर सकते हैं, तभी आप आगे जा सकते हैं। सिर्फ एक समाज को लेके आप अगर सिर्फ सोचेंगे कि दलितों को लेके और बहन जी जो है सरकार बना लेंगी और आगे हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज में हर तरह का आदमी है और हर तरह के लोग हैं और हर जात का लोग है। तो जब आप पूरे समाज को एक साथ जोड़ेंगे और सबके साथ चलेंगे तभी होगा, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। आप ये नहीं कह सकते कि दलित वर्ग के हम काम करेंगे तो हमें दलित वर्ग हमेशा हमारे साथ जुड़ेगा, मुस्लिम के साथ हम काम करेंगे तो सिर्फ मुस्लिम ही जुड़ेगा। सपा का कहना है कि मुसलमान उनके साथ में ही है, उनके घर का ही है। यही सब चीजें हैं जो लोग ये भी कह रही हैं कि अखिलेश यादव विदेश भागने की फिराक में हैं, कहां से उन्हें जानकारी मिली, कौन सा आखिर ये बड़ा सूत्र रहा? अब ये तो नहीं बताया जा सकता कि कौन सा बड़ा सूत्र रहा है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके बाद जो है ऐसा स्टेटमेंट दिया गया होगा कि अखिलेश यादव जो है बाहर जाने के फिराक में है। नहीं, ऐसे कोई नहीं कहेगा। जवाब दीजिएगा। हेलो राघवेंद्र जी, जवाब आपका। अखिलेश यादव क्या वाकई में विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं? टिकट बुक हो चुके हैं उनके? ऐसा है कि हम लोग लगातार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और जहाँ तक इनकी बात है, ये लोग भटके कहाँ पर पहुंच गए, हमने उसको बढ़ाने का काम किया। निश्चित रूप से हमें सत्ता नहीं मिली, ये बात हम मानते हैं कि सत्ता हमें नहीं मिल पाई, लेकिन हमने वोट 21% से बढ़ा करके 39% किया। ये 5% से आगे रहे और इनको सत्ता मिल गई। उसमें सहयोगी बसपा भी रही, सब जान लिया है, देख लिया है, तो ये नहीं कह सकते हैं। मुद्दे रही है ना, कहीं जा रहे हैं, ये पहले भी सारे चुनाव के दौरान भी ये बात चली थी
ये लोग क्या है, झूठ फैलाने में माहिर है। बीजेपी के लोग झूठ फैलाने में माहिर है। दूसरे लोग भी उनके साथ मिल करके इन चीजों को हवा देने का काम करते हैं। जब यहाँ चुनाव लड़ा यही रहेंगे, यही बैठेंगे और यही इनके खिलाफ जो भी जनहित के मुद्दे होंगे उनको उठाएंगे और जो भी चीजें हैं उनको करने का काम करेंगे। चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, जहाँ युवा बिल्कुल बेरोजगार है, जहाँ इनके लोग चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जो बातें, जो अटकलें लग रही हैं तरह तरह की, चाहे वो मायावती के लिए हो या फिर अखिलेश यादव की विदेश यात्रा को लेकर हो कि वो पूरी तरीके से विदेश भागने की फिराक में है, ये तो फिलहाल भविष्य की गर्त में छिपा हुआ है। और बीजेपी के पास भी कई सवालों का जवाब है कि राष्ट्रपति वाकई में बनने वाली है मायावती या नहीं बनने वाली है। ये भी सब कुछ हमें भविष्य ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। तो सवाल तो कई हैं, अब जुलाई तक का इंतजार भी करना होगा क्योंकि कुछ ही दिन है बाकी जुलाई आने में और पता चल जाएगा कि आखिर मायावती राष्ट्रपति बनने वाली हैं या नहीं बनने वाली हैं, क्योंकि उनका सपना तो उन्होंने बता दिया है कि वो पीएम और सीएम बनना चाहती है, इसके अलावा वो राष्ट्रपति नहीं बनना चाहती है, जैसा कि काशीराम ने ये रास्ता अपनाया था। अब इसी रास्ते पे क्या वाकई में मायावती चलना चाहती हैं या फिर अपना रास्ता बदल लेंगे? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।